बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल अनुराधा हिंदी क्लासेस में। अगर आप झारखंड पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में यह रचना दी गई है, चिंतामणि निबंध भाग 1। आज हम इसका संपूर्ण वाचन करेंगे और इस निबंध की व्याख्या भी और इसके विचार विमर्श क्या हैं और यह कितने भागों में विभाजित है, इसका प्रकाशन वर्ष और इसके संपादक सब संपूर्ण। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। झारखंड पीजीटी हिंदी के सिलेबस में लगी हुई रचना निबंध चिंतामणि भाग 1। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस समय आपको चैनल पर झारखंड पीजीटी से संबंधित मानसरोवर भाग 1 की कहानियों का क्लास चल रहा है और आज चिंतामणि निबंध भाग 1 का क्लास ली जा रही है। तो इसके प्रकाशन वर्ष है 2 फरवरी 1939। प्रकाशक रामचंद्र शुक्ल स्वयं है। यह इनका प्रथम भाग है। इनके निबंध के कुल 4 भाग हुए थे। ये विशेष ध्यान देना है कि इस निबंध के कुल 4 भाग हैं। ये पहला ही भाग हमारे सिलेबस में लगा हुआ है और इसे हमें संपूर्ण पढ़ना है। तो अगर यहाँ देखा जाए तो हिंदी समीक्षा का बालारूढ़ इन्हें नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा था। इसका अर्थ होता है उगता हुआ सूर्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कथन देकर पूछा जा सकता है। शुक्ल जी के सर्वश्रेष्ठ निबंधों में चिंतामणि भाग 1 में संकलित शुक्ल जी का जो निबंध है वह विचार परक है। यह निबंध क्या है? विचारात्मक निबंध है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे हमें याद रखना है कि यह एक विचारात्मक निबंध है और यह समाज शैली में लिखा गया है। इसमें समाज शैली प्रयुक्त है। शुक्ल जी का महत्वपूर्ण निबंध कविता क्या है जो इसी में संकलित है। इसमें कुल 17 निबंध हैं। ये निबंधों का संग्रह है चिंतामणि निबंध जो है, और इसमें कुल 17 निबंध है। इस 17 निबंध को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो चिंतामणि से पूर्व यह विचार विधि नाम से निबंध का संकलन 1930 में प्रकाशित हुआ था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और कविता क्या है जो सरस्वती में 1909 में प्रकाशित हो चुका था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कविता क्या है निबंध, ये आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। तो चिंतामणि निबंध संग्रह को 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान देना है, विशेष ध्यान कि मनोवैज्ञानिक संबंधी निबंध और समीक्षात्मक निबंध। तो यहाँ पर चिंतामणि निबंध को 2 भागों में बांटा गया और जो समीक्षात्मक निबंध है उसे भी 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से भाग इसके हैं? सैद्धांतिक समीक्षात्मक निबंध और व्यवहारिक समीक्षात्मक निबंध। विद्यार्थियों, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपके लिए झारखंड पीजीटी से संबंधित प्रतिदिन क्लासें चलाई जा रही हैं, जिसे आप जुड़ें और अपनी सफलता को प्राप्त करें। शुक्ल जी के मनोवैज्ञानिक संबंधी निबंध में भाव और मनोविकार से संबंधित कुल 10 निबंध हैं और आज हम प्रथम ही निबंध जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है भाव व मनोविकार को पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या भी पढ़ेंगे कि निबंध में कवि अर्थात शुक्ल जी क्या कहना चाह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि भाव व मनोविकार से संबंधित 10 निबंध कौन कौन से हैं। तो पहला ही आपका है भाव व मनोविकार। उत्साह, भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय और क्रोध। ये निबंध मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इन्हें आप जरूर लिखें और नोट डाउन कर लें। यह जो आपकी क्लास है चिंतामणि भाग 1 मूल पुस्तक से इसे लिखा गया है और 2-4 पुस्तकों का भी इसमें प्रयोग किया गया था, तो वहाँ से भी तथ्यों का संकलन किया गया है। तो इनके समीक्षात्मक संबंधी निबंधों के अंतर्गत सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी कुल 4 निबंध हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 4 निबंध है। कविता क्या है? पहला है काव्य में लोक मंगल की साधना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ना है और कविता क्या है ये भी पढ़ना है। साधारणीकरण और व्यक्ति व चित्रवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप। इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपके सैद्धांतिक समीक्षात्मक संबंधी निबंधों में कुल 4 निबंध है। यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं। इनके व्यवहारिक निबंध के अंतर्गत आपका आएगा कुल 3 निबंध, जिसमें आपका है भारतेंदु हरिश्चंद्र
तुलसी का भक्ति मार्ग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, और मानस की धर्म भूमि ये भी महत्वपूर्ण। इनके जो 17 निबंध हैं वो बेहद ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रसिद्ध। और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध आपका कविता क्या है निबंध, जिसे आपको इसी क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्लास आपकी चिंतामणि भाग 1 की ही रचनाओं की रहेगी। अब यहाँ पर जब मूल पुस्तक में ही शुक्ल जी ने निवेदन किया है तो इस निवेदन को पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। निवेदन की पंक्तियों को देकर पूछा जा सकता है कि यह किसके द्वारा निवेदन या किस पुस्तक की भूमिका है ये। तो आप यहाँ पे देखेंगे, लिखते हैं रामचंद्र शुक्ल जी, इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही, बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर अपना रास्ता निकालते हुई बुद्धि जहाँ कहीं मार्मिक या भावाकर्षक स्थलों पर पहुंची है, वहाँ हृदय थोड़ा बहुत रमता है, अर्थात लगता है, और अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कुछ कहता गया। इस प्रकार यात्रा के श्रम का परिहार होता रहा। बुद्धि पथ पर हृदय भी अपने लिए कुछ न कुछ पाता रहा। बस इतना ही निवेदन करके इस बात का निर्णय मैं विज्ञ पाठकों पर छोड़ता हूँ कि ये निबंध विषय प्रधान है या व्यक्ति प्रधान। तो ये आप पे निर्भर करता है। शुक्ल जी कहते हैं कि इसे आप विषय प्रधान समझिए या व्यक्ति प्रधान। तो इस प्रकार से इन्हें, इसीलिए इनका अलग अलग संकलन किया गया है, अर्थात अलग अलग भागों में बांटा गया है। और यहाँ पे हम इसका देखेंगे, काशी में इन्होंने लिखा और 2 फरवरी 1939 में रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं भाव व मनोविकार, पहला ही निबंध है जिसे हमें पढ़ना है। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं भाव व मनोविकार निबंध की। अनुभूति के द्वंद्व से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। बच्चे के छोटे से छोटे हृदय में पहले सुख और दुख की समान अनुभूति के लिए जगह होती है। पेट का भरा या खाली रहना ही ऐसी अनुभूति के लिए पर्याप्त होता है। तो सत्य बात इन्होंने कही। जीवन के आरंभ में ही इन दोनों के चिन्ह हंसना और रोना देखे जाते हैं, पर ये अनुभूतियां बिल्कुल सामान्य रूप में रहती हैं। विशेष विषयों की और विशेष रूपों में ज्ञान पूर्वक उन्मुख होती है। बहुत ही बेहतरीन इनके शब्दों का संकलन रहता है। शुक्ल की किताब अगर आप पढ़े होंगे, शुक्ल जी की हिंदी साहित्य का इतिहास, बहुत ही बेहतरीन पुस्तक। हिंदी को जानने के लिए सर्वप्रथम अगर आप पुस्तक पढ़ें तो हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल की। और इनके निबंधों का संकलन अगर ये चिंतामणि भाग 1 पढ़ते हैं आप, तो वो तो एक अतुलनीय पुस्तक है। नाना विषयों के बोध का विधान होने पर ही उनसे संबंध रखने वाली इच्छा की अनेक रूपता के अनुसार अनुभूति के भिन्न भिन्न योग संगठित होते हैं, जो भाव या मनोविकार कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपको अगर परिभाषा ही पूछ लेता है कि भाव और मनोविकार किसे कहते हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप ये पंक्तियाँ पढ़ेंगे ही। तो इसलिए मूल पुस्तक को पढ़ना अति आवश्यक है। इधर उधर भटकने से अच्छा है मूल पुस्तक को पढ़िए, जहाँ से भी आपको प्राप्त हो सके। और आपको इस क्लासेस में मूल पुस्तकों से ही पढ़ाया जा रहा है। आगे हम बढ़ते हैं, क्योंकि आपका जो पेपर का स्तर है पीजीटी लेवल का था, स्नाकोत्तर स्तर का रहेगा। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पे परिभाषा हो गई भाव और मनोविकार की। अतः हम कह सकते हैं सुख और दुख की मूल अनुभूति का विषय भेद के अनुसार प्रेम, हर्ष, उत्साह, आश्चर्य, क्रोध, भय, करुणा, घृणा इत्यादि मनोविकारों का जटिल रूप धारण करता है। जैसे यदि शरीर में कहीं सुई चुभने की पीड़ा हो तो केवल सामान्य दुख होगा, पर यदि साथ ही साथ यह ज्ञात हो जाए कि सुई चुभाने वाला कोई व्यक्ति है तो उस दुख की भावना कई मानसिक और शारीरिक वृत्तियों के साथ संश्लिष्ट होकर उस मनोविकार की योजना करेंगी, जिसे क्रोध कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिस बच्चे को पहले ही दुख का ज्ञान होता है, बढ़ने पर असंलक्ष्य क्रम अनुसार या अनुमान द्वारा उसे बालकों का कष्ट या रोना देखकर भी एक विशेष प्रकार का दुख होने से लगता है, जिसे दया या करुणा कहते हैं। इस प्रकार जिस पर अपना वश न हो, ऐसे कारण से पहुंचाने वाले भावी अनिष्ट के निश्चय से जो दुख होता है
वह भय कहलाता है। बहुत बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं, जिसे वह निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, भय कुछ भी नहीं होता, यहाँ तक कि उसे मारने के लिए हाथ उठाएं तो भी वह विचलित ना होगा, क्योंकि वह निश्चय नहीं कर सकता कि इस हाथ उठाने का परिणाम दुख होगा। मनोविकारों या भावों की अनुभूतियां परस्पर तथा सुख दुख की मूल अनुभूति ही ऐसी ही भिन्न होती है, जैसे रासायनिक मिश्रण परस्पर अपने संयोजक द्रव्यों से भिन्न होते हैं। सही बात है ये। मनोविकारों की अनेक रूपता का विकास होता है। विषय बोध की, यहाँ पर देखेंगे आप, विषय बोध की विभिन्न संबंध रखने वाली इच्छाओं की विभिन्नता के अनुसार ही मनोविकारों की अनेकारूप अनेक रूपता का विकास होता है। हानि या दुख के कारण में हानि या दुख पहुंचाने की चेतन वृत्तियों का पता पाने पर हमारा काम उस मूल अनुभूति से नहीं चल सकता जिसे दुख कहते हैं। ये बात सत्य है कि जिसे दुख कहते हैं वह मूल अनुभूति से नहीं चल सकता, क्योंकि उसके योग से जो क्रोध नामक जटिल भाव उत्पन्न होता है वह बहुत ही पीड़ादायक होता है, बल्कि उस योग से संगठित क्रोध नामक जटिल भाव को आवश्यकता होती है। जब हमारी इंद्रियां दूर से आती हुई क्लेश कारणी बातों का पता देने लगती हैं, जब हमारा अंतःकरण हमारी भावी आपदा का निश्चय कराने लगता है, तब हमारा काम दुख मात्र से नहीं चल सकता, बल्कि भागने या बचने की प्रेरणा करने वाले भय से चल सकता है। इसी प्रकार अच्छी लगने वाली वस्तु या व्यक्ति के प्रति जो सहानुभूति होती है, उसी तक प्रयत्नवान प्राणी नहीं रह सकता, बल्कि उसकी प्राप्ति, रक्षा या संयोग की प्रेरणा करने वाले लोभ या प्रेम की वशीभूत होता है। अपने मूल रूपों में सुख और दुख दोनों की अनुभूतियां कुछ बंधी हुई, कुछ शारीरिक क्रियाओं की प्रेरणा प्रवृत्ति के रूप में करती हैं। तो यहाँ पर देखना कि उस प्रवृत्ति के कारण शारीरिक क्रियाएं होती हैं। उनकी भावना, इच्छा और प्रयत्न की अनेक रूपता का स्फुरण नहीं होता। विशुद्ध सुख की अनुभूति होने पर हम बहुत करेंगे, दांत निकालकर हंसेंगे, कूदेंगे, सुख पहुंचाने वाली वस्तुओं में लगे रहेंगे। इस प्रकार शुद्ध दुख में हम बहुत करेंगे, हाथ पैर पटकेंगे, रोएंगे, दुख पहुंचाने वाली वस्तुओं से हटेंगे, या हम चाहे कितना उछल कूद कर सकें, कितना ही हाथ पैर पटक रोएं, इस हंसने या रोने का प्रयत्न नहीं कर सकते। तो इस हंसने या रोने को प्रयत्न नहीं कह सकते। ये सुख और दुख के अनिवार्य लक्षण हैं। ठीक है, यहाँ हंसना रोना सब क्या है? सुख और दुख के अनिवार्य लक्षण हैं, जो किसी प्रकार की इच्छा का पता नहीं देते। इच्छा के बिना कोई शारीरिक क्रिया प्रयत्न नहीं कहला सकती। तो यहाँ ये इच्छा के लिए इन्होंने कहा है कि सुख दुख क्या है? केवल एक हमारी अनिवार्य लक्षण है। तो शरीर मात्र धर्म के प्रकाश से बहुत थोड़े भावों को निर्दिष्ट और पूर्ण व्यंजना हो सकती है। उदाहरण के लिए देखिए, ये जो उदाहरण दिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, कि कंप को लीजिए था, कंपन को लीजिए। शीत की संवेदना जब ठंड अधिक लगती है तो कंपन शरीर में हमारे होता है, भय से भी और क्रोध से भी, प्रेम के वेग से भी। अतः जब तक भागना, छिपना या मारना, छपटना या झपटना इत्यादि प्रयत्नों के द्वारा इच्छा के स्वरूप का पता न लगेगा, तब तक भय या क्रोध की सत्ता पूर्णता व्यक्त ना होगी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ है कि इच्छा, हमारी इच्छा क्या है? जैसी इच्छा रहेगी हमारी वैसी संवेदना रहेगी, लेकिन भाव अर्थात जो हमारी संवेदना एक ही रहेगी। क्या रहेगी? कंप, लेकिन वो अलग अलग प्रवृत्तियों के अनुसार होंगी। कौन सी प्रवृत्तियां? कभी क्रोध होगा, कभी प्रेम होगा, कभी डर होगा, कभी किसी चीज़ से छिपना होगा या किसी चीज़ को पाने के लिए झपटना होगा। 30 हमारी प्रवृत्तियां रहेंगी, लेकिन संवेदनाएं एक रहेगी, शीत अर्थात कंपन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट उदाहरण से समझाया है और जो कि बहुत ही बेहतरीन है। अब देखते हैं कि इन प्रयत्नों, सभ्य जातियों के बीच इन प्रयत्नों का स्थान बहुत कुछ शब्दों में लिया है। मुंह से निकले हुए वचन ही अधिकतर भिन्न भिन्न प्रकार की इच्छाओं का पता देकर भाषा की व्यंजना किया करते हैं, अर्थात भाषा को बताया करते हैं। इसी से साहित्य मीमांसकों के अनुभव के अंतर्गत आश्रय की उक्तियों का विशेष स्थान दिया है। अब क्या स्थान दिया है? क्रोधी चाहे किसी और झपटे या न झपटे, उसका यह कहना कि मैं उसे पीस डालूंगा, क्रोध की व्यंजना के लिए काफी होता है। इसी प्रकार लोभी चाहे लपके या न लपके, कहना ही कि कहीं यह वस्तु हमें मिल जाती
तो उसके लोभ का पता चल जाता है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीकों से समझाया है शुक्ल जी ने। तो वीर रस की जैसी अच्छी और परिष्कृत अनुभूति उत्साहपूर्ण उक्तियों द्वारा होती है, वैसी तत्परता के साथ हथियार चलाने और रण क्षेत्र में उछलने कूदने के वर्णन में नहीं होती। वहाँ अलग होता है और रण क्षेत्र में वीर रस अलग होता है। बात यह है कि भाव द्वारा प्रेरित प्रयत्न व्यापार परिमित होते हैं, पर वाणी के प्रसार की कोई सीमा नहीं होती। उक्तियों में जितनी नवीनता और अनेक रूपता आ सकती है या भाव का जितना अधिक वेग व्यंजित हो सकता है, उतना अनुभव कहलाने वाले व्यापारों द्वारा नहीं। क्रोध के वास्तविक व्यापार तोड़ना फोड़ना मारना पीटना इत्यादि ही हुआ करते हैं, पर क्रोध की उक्ति चाहे जहां तक बढ़ सकती है, किसी को धूल में मिला देना, चटनी कर डालना, किसी को का पर खोदकर तालाब बना देना, ठीक, किसी का पर खोदकर तालाब बना देना तो मामूली बात है। यही बात सब भावों के संबंध में समझिए, ठीक है। जैसी भाव रहेंगे, जैसे भी भाव रहेंगे, क्रोध के भाव रहेंगे तो हम मारना पीटना रहेगा और धूल में मिलाना रहेगा, उसका चटनी बना देना अर्थात उसको जमीन पर पटक देना, पीट देना, और किसी के पर खोद कर तालाब बना डालना। तो इस प्रकार से इन्हीं सब भावों को उन्होंने यहाँ पर समझा दिया है। समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार होते हैं। मनुष्य की प्रवृत्तियों की तह में अनेक प्रकार के भाव हो प्रेरक रूप में पाए जाते हैं। शील या चरित्र का मूल भी भाव के विशेष प्रकार के संगठन में ही समझना चाहिए। लोक रक्षा लोक रंजन की सारी व्यवस्था का ढांचा इन्हीं पर ठहराया गया है। धर्म शासन राज शासन मत शासन सबसे इनमें पूरा काम लिया गया है। इनका सदुपयोग भी हुआ है और दुरुपयोग भी। जिस प्रकार लोक कल्याण के व्यापक उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनुष्य के मनोविकार काम में साए गए हैं, उसी प्रकार किसी संप्रदाय या संस्था के संकुचित और परिमित विधान की सफलता के लिए सब प्रकार के शासन, चाहे धर्म शासन हो, चाहे राज शासन हो या संप्रदाय शासन, मनुष्य जाति के भय और लोभ से पूरा काम लिया जाता है। दंड का भय और अनुग्रह का लोभ दिखाते हुए राज शासन या नरक का भय स्वर्ग का लोभ दिखाते हुए धर्म शासन और मत शासन चलते आ रहे हैं। इनके द्वारा भय और लोभ का प्रवर्तन उचित सीमा के बाहर भी प्रायः हुआ है और होता रहेगा। तो जिस प्रकार शासक वर्ग अपनी रक्षा और स्वार्थ सिद्धि के लिए भी इनसे काम लेते आए हैं, किससे काम लेते आए हैं? लोभ प्रवर्तन उचित सीमा से। तो यहाँ पर देखना है उसी प्रकार धर्म प्रवर्तन और आचार्य आपके स्वरूप वैचित्र की रक्षा, ठीक, आपके जो स्वरूप है, आपका जो वैचित्र रूप है, उसकी रक्षा और अपने प्रभाव की प्रतिष्ठा के लिए, अर्थात शासक वर्ग अपने प्रभाव की प्रतिष्ठा के लिए कि हमारा राज्य में कितना प्रभाव है, उसकी प्रतिष्ठा के लिए अन्याय और अत्याचार के विरोध की शांति के लिए भी डराते और ललचाते आए हैं। मत प्रवर्तक अपने द्वेष और संकुचित विचारों के लिए जनता को कपाते और लपकाते आए हैं। एक जाति को मूर्ति पूजा करते देखकर दूसरी जाति के मत प्रवर्तक ने उसे गुनाहों में दाखिल किया। तो यहाँ पर जाति का उल्लेख न करके यहाँ पर समझा दिया है, तो इसे आप समझ जाइएगा। एक संप्रदाय को भस्म और रुद्राक्ष धारण करते देख दूसरे संप्रदाय के प्रचारक ने उनके आत्मदर्शन तक में पाप लगाया। भाव क्षेत्र अत्यंत पवित्र क्षेत्र है, उसे इस प्रकार गंदा करना लोक के प्रति भारी अपराध समझना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या उन्होंने समझाया है। भाव और मनोविकार निबंध में भाव क्षेत्र को बहुत ही पवित्र क्षेत्र बताया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, लाइनों को देकर पूछ सकता है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निर्वृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही होती है, उनके मूल या मर्म तक उनकी गति नहीं होती। तो नहीं होती है। भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को जागृत रखने वाली शक्ति कविता है, जो धर्म क्षेत्र में शक्ति भावना को जगाती रहती है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। अपनी मंगल और लोक मंगल का संगम उसी के भीतर दिखाई पड़ता है। इस संगम के लिए प्रकृति के क्षेत्र के बीच
मनुष्य को अपने हृदय के प्रसार का अभ्यास करना चाहिए। जिस प्रकार ज्ञान नरसत्ता के प्रकाश के लिए है, उसी प्रकार हृदय भी रागात्मक प्रवृत्ति के प्रसार के बिना विश्व के साथ जीवन का प्रकृति सामंजस्य घटित नहीं हो सकता। जब मनुष्य के सुख और आनंद का मेल शेष प्रकृति के सुख सौंदर्य के साथ हो जाएगा, तब उसकी रक्षा भाव तृणगुल्म, वृक्षलता, पशु पक्षी अर्थात वृक्षों की लताएं, तृण और गुल्म अर्थात घास फूस, कीट पतंग सबकी रक्षा के भाव के साथ समन्वित हो जाएगा, अर्थात सब एक हो जाएंगे। तब उसके अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा, वह जगत का सच्चा प्रतिनिधि हो जाएगा। काव्य योग की साधना इसी भूमि पर पहुंचाने के लिए है। तो काव्य योग की साधना किस लिए है, किस भूमि पर पहुंचाने के लिए है? तो जगत के सच्चे प्रतिनिधि के लिए। सच्चे कवियों का वाणी बराबर पुकारती जा रही है। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है और अंतिम लाइन है, सच्चे कवि की वाणी पुकारती बराबर पुकारती आ रही है। तो किसके वाणी के लिए कहा है? तो यहाँ पर ठाकुर की पंक्तियां दी गई हैं और उनकी वाणी के लिए कहा है कि विधि के बनाए जीव जेते हैं, जीव जेते हैं जहाँ के तहाँ खेलत फिरत तिन्हें खेलन फिरन देव। ठीक, तो यहाँ पर ये पंक्तियां ठाकुर के द्वारा ली गई हैं और यहाँ पर मैंने इसकी व्याख्या प्रस्तुत की है कि अर्थात विधि के बनाए जो भी जीव जंतु जहाँ भी हैं, जिन भी रूपों में खेलते कूदते फिर रहे हों, वहाँ उन्हें वैसा ही रहने दो, वैसा ही करने दो, विघ्न मत डालो। शुक्ल जी के ऐसे विशाल और उदार हृदय की झांकी पाकर भी जिन्हें जातिवादी समझे, वह भी क्या मनुष्य है? कुछ लोग इन्हें देखेंगे आप ब्राह्मणवादी कहते हैं कि शुक्ल जी ब्राह्मण है, तो ये गलत है। शुक्ल जी के भतीजे स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर शुक्ल ने बिल्कुल ठीक कहा था कि शुक्ल जी की जीवन मुक्त सर्वभूत हृदय पुरुष, अर्थात उन्हें एक उपाधि दी थी। क्या दी थी? जीवन मुक्त सर्वभूत हृदय पुरुष, अर्थात सभी प्राणियों के हित चिंतक सर्वार्थ मुक्त हृदय वाले मनुष्य थे। जो लोग अज्ञानवश उन्हें जातिवाद या ब्राह्मणवादी कहते हैं, वे स्वयं हृदय और अविकसित बुद्धि के लोग हैं। उन्हें रुग्ण हृदय और मस्तिष्क का कहीं उपचार कराना चाहिए। तो यहाँ पर ये कथन कहा था किसने? चंद्रशेखर शुक्ल ने। कौन थे उनके? वो उनके भतीजे थे। तो शुक्ल जी का हृदय जो है पूर्ण परिष्कृत हृदय है। इसके प्रमाण उनके निबंधों में सर्वत्र मिलते हैं। उनका हृदय ईर्ष्या और अभिमान से मुक्त था। शेष भावों को वो उपयुक्तम उपयोग करते थे। तो इस प्रकार से आपकी चिंतामणि भाग 1 की भाव और मनोविकार नामक निबंध यहाँ पर संपूर्ण हुआ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। भाव व मनोविकार मतलब भावनाएं अलग हैं और मनोविकार अलग है, मन के विकार, तो उन्हें एक सामंजस्य नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर शुक्ल जी ने अपने निबंध में यही कहना चाहा है। अब हम इसमें अगला निबंध अगली क्लास में पढ़ेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट रचना के साथ। धन्यवाद।